अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। नाज़रीन मोहतरम, साइंसदानों की जानिब से की जाने वाली नई रिसर्च ये बात वाज़ह करती है कि जंगली अफ्रीकी हाथी दूसरे हाथियों को बुलाने के लिए बिल्कुल वैसे ही मखसूस आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम इंसान एक दूसरे को बुलाने के लिए मखसूस नामों का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये रिसर्च वाज़ह करती है कि अफ्रीका के जंगलों में मौजूद हाथी हर दूसरे हाथी को बुलाने के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। हम जानते हैं कि हर डॉल्फिन मछली एक मखसूस आवाज़ रखती है जो सीटी की तरह होती है। जब भी कोई डॉल्फिन मछली किसी दूसरी डॉल्फिन मछली को बुलाना चाह रही होती है तो वो उसकी सीटी की तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश करती है, जिसे सुनकर वो मछली जिसे बुलाया जा रहा हो इस आवाज़ की तरफ दौड़ी चली आती है। तोतों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कोई तोता किसी दूसरे तोते को बुलाना जा रहा होता है तो इसकी आवाज़ की नकल करता है। अब रिसर्चर्स का मानना है कि कीनिया में मौजूद हाथी एक दूसरे को पहचानने में डॉल्फिन मछली और तोतों से भी आगे हैं। हाथियों पर की जाने वाली ये रिसर्च 10 जून बरोज सोमवार को नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन नामी जर्नल में शाया हुई थी। इस रिसर्च में देखा गया कि हाथी न सिर्फ एक दूसरे को बुलाने का हुनर सीखते हैं बल्कि ये एक दूसरे की आवाज़ों में वाज़ेह तौर पर फ़र्क भी कर सकते हैं। ये रिसर्च वाज़े करती है कि डॉल्फिन मछलियों या तोतों की आवाज़ की नकल करने की बजाय हाथी एक दूसरे को बुलाने के लिए नामों का ही इस्तेमाल और बल्कि मखसूस आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हाथी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो गिड़गिड़ाते हैं और इस अमल को रंबलिंग कहा जाता है। हाथियों में रंबलिंग की बुनियादी तौर पर 3 इकसाम होती है। सबसे पहली किस्म को कॉन्टैक्ट रैम्पलिंग का नाम दिया गया है। इस किस्म की गिड़गिड़ाहट को इन हाथियों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूर हों और ये नज़र से ओझल हो चुके हों। दूसरी किस्म को ग्रेटनिंग रंबलिंग कहा जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दूसरा हाथी करीब ही मौजूद हो। तीसरी किस्म केयरगोर रंबलिंग कहलाती है। इसका इस्तेमाल नौजवान नर या मादा हाथियों की तरफ से अपने बच्चों की देखभाल के लिए किया जाता है। ये रिसर्च हाथियों की मुख्तलिफ इकसाम पर की गई और ये रिसर्च सन 1986 से 2022 के दरमियान की गई थी। साइंसदानों ने एक मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करते हुए हाथियों की तकरीबन 469 रिकॉर्डशुदा आवाज़ों का मुशाहिदा किया। इनमें से ज़्यादातर आवाज़ें जंगली मादा हथनियों और इनके बच्चों की थी। ये रिसर्च एम्बेसली सोम्ब्रो और बेलफोर्ड स्प्रिंग्स नेशनल पार्क में मौजूद हाथियों की जनूब पर की गई थी। इस स्टडी में ये बताया गया कि इन सभी हाथियों को इनफरादी तौर पर इनके कानों से पहचाना जा सकता था, क्योंकि ये रिसर्च तकरीबन 36 साल तक जारी रही। और इस स्टडी को अथर न्यूयॉर्क की कॉर्नर यूनिवर्सिटी में जानवरों के रिव्यू के माहिर मिकी पार्टोनो का कहना है कि इस रिसर्च के पीछे ये नज़रिया मौजूद था कि अगर हाथियों की आवाज़ में नामों जैसा कुछ मखसूस सुनने को मिले तो हम इन्हीं आवाज़ों को सूती खसूसियात को इस्तेमाल करके ये जानना है कि ये आवाज़ें किसी हाथी को बुलाने के लिए लगाई जा रही हैं या नहीं। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि साइंसदानों को गौर करने पर यह मालूम हुआ जब भी मुख्तलिफ हाथियों को बुलाया गया तो वो दो हर बार आवाज़ में वाज़ेह बदलाव मौजूद था। जिस मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया इसने ये तजर्बाशुदा आवाज़ों में से 27% आवाज़ों के केस में इन हाथियों को पहचान लिया जिन्हें बुलाया जा रहा था। इस हवाले से मिकी ने CNN से बात करते हुए कहा कि शायद ये नतीजा सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन हम इस मॉडल को रैंडम डाटा फ्राहम करें तो ये इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। इनका मज़ीद कहना था कि ये बात वाज़ह करती है कि हाथियों की आवाज़ों में कुछ न कुछ ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जिसकी बदौलत इनका बनाया गया मॉडल इन नताइज पर पहुंचा है। रिसर्चर्स ने देखा कि हाथी किसी दूसरे हाथी को बुलाने के लिए इसकी आवाज़ की नकल करने की बजाय जैसा इसे किसी के नाम से पुकार रहे थे। रिसर्चर्स ने पुकारने वाले और पुकारे जाने वाले हाथियों की आवाज़ों को समझने की कोशिश की। इसके साथ ही इन्होंने इस आवाज़ का मुताला भी किया जो रिसीवर दूसरे हाथियों को बुलाने के लिए लगा रहे थे। इसके बाद इन्हें मालूम हुआ कि तमाम हाथियों को बुलाने के लिए मखसूस तरह की आवाज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद साइंसदानों ने 17 हाथियों के रिकॉर्डशुदा आवाज़ें चलाई ताकि वो ये जान सकें कि दूसरे हाथी इन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। अगर वो इन आवाज़ों को पहचानने में कामयाब रहते हैं तो आखिर इनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। रिसीवरों ने इन आवाज़ के जवाब में ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जो इन्हें बुलाने के लिए लगाई जा रही थी। रिसर्च के दौरान ये भी देखने में आया कि अगर एक हाथी एक दूसरे हाथी को बुलाने के लिए आवाज़ निकाले तो बुलाए जाने वाले हाथी ने इस पर मजबूत रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जबकि इसी हाथी ने जब किसी दूसरे हाथी को पुकारने के लिए आवाज़ लगाई तो पहले पुकारे जाने वाले हाथी ने इस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। इस हवाले से मिकी का कहना था कि हाथी बआसानी पहचानने की सलाहियत रखते हैं कि कौन सी आवाज़ इन्हें पुकारने के लिए लगाई जा रही है, जबकि कौन सी आवाज़ किसी दूसरे हाथी को मुखातिब करने के लिए लगाई जा रही है। उनका मज़ीद कहना था कि ये रिसर्च हाथियों के इल्मी और अक्ली सलाहियतों को वाज़ह कर रही है, क्योंकि अगर हाथी एक दूसरे को इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं तो इसका बराह रास्त मतलब ये है कि ये एक दूसरे को पुकारने के लिए आवाज़ों की सूरत में नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये खूबी हाथियों की एक्सट्रैक्ट थॉट को जाहिर करती है, क्योंकि इस तरह से अपने साथियों के लिए मखसूस आवाज़ें निकालना और फिर इन्हें इनसे मंसूब करने के लिए बाकायदा तौर पर सोचने और समझने की सलाहियत का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इस रिसर्च के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क में मौजूद जानवरों की आवाज़ों को समझने में माहिर प्रोफेसर कॉन एलिमेंट्स का कहना था कि ये रिसर्च बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले हम नहीं जानते थे कि जानवर एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए नामों का इस्तेमाल करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि डॉल्फिन मछलियों और तोतों में हर एक मछली और तोते की एक मखसूस सीटी की तरह आवाज़ होती है, जिसे पुकारने के लिए नकल किया जाता है, जबकि हाथियों में ये निज़ाम इंसानों की ही तरह काम करता है। रिसर्च बताती है कि हाथी एक दूसरे से दोस्तियां भी करते हैं और ताल्लुक भी बनाते हैं। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएं कि हाथियों के दरमियान ये ताल्लुक ज़िंदगी भर कायम रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इसलिए कुछ आवाज़ों को दूर जाते हुए साथियों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो खो ना जाएं, जबकि कुछ आवाज़ें माशरती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मशीन लर्निंग मॉडल ने यह वाज़ह किया कि जब हाथी बहुत ज़्यादा करीब थे तो इन्होंने ग्रेटिंग रंबल्स की बजाय केयर गोंग रंबल्स का इस्तेमाल किया। साइंसदानों का मानना है कि जब हाथी अपने बच्चों के बहुत करीब होते हैं तो इस वक्त वो मुसलसल इनका नाम लेते रहते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक वैसा इसलिए करते हैं ताकि इनका बच्चा पुरसुकून रहे और इसके साथ साथ इसे अपना नाम भी याद हो जाए। रिसर्च के मुताबिक नौजवान हथनियाँ आवाज़ों में अपने बच्चों की निस्बत नामों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि हाथियों के बच्चों के नाम सीखने और इनके इस्तेमाल करने में काफ़ी वक्त लगता है। मिकी के मुताबिक बहुत से मैमल्स ऐसे हैं जो नई आवाज़ें निकालना नहीं सीख सकते, इसलिए किसी भी चीज़ का नाम देना अहमियत का हामिल है। इनका मज़ीद कहना था कि इंसान, डॉल्फिन, मछलियाँ और हाथी अपने कबीले के दूसरे जानवरों को बुलाने के लिए मखसूस आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें नाम कहा जाता है। शायद इसी वजह से ज़ुबानें बनाई गई हैं, क्योंकि किसी को पुकारने के लिए इसका नाम का होना बहुत अहमियत का हामिल है। पुकारने के लिए नामों का इस्तेमाल कम्युनिकेशन को आसान और बेहतर बनाता है। शायद पेचीदा माशरती ताल्लुकात के प्रेशर और हर एक जानवर को दूसरे से मुमताज़ करने की ज़रूरत ने जानवरों और हमारे आबाओ अजदाद में से इस खसूसियात को उभारा है कि वो हर नए जानवर के लिए नई आवाज़ निकाल सकते हैं, जबकि हर पैदा होने वाले बच्चे को नाम भी देते हैं। शायद इसी अमल ने ज़ुबान को जन्म दिया। इसी हवाले से एलिमेंट्स का कहना था कि ये जानना बहुत अहमियत और दिलचस्पी का बायस होगा कि आया हाथी एक दूसरे का नाम लेना सीखते हैं या नहीं, क्योंकि चंद एक जानवर ही हैं जो आवाज़ों की नकल करना जानते हैं, जिसे वोकल लर्निंग भी कहा जाता है। इनका मज़ीद कहना था कि हम ये भी जानते हैं कि कुछ हाथी आवाज़ें नकल कर सकते हैं। ये रिसर्च वोकल लर्निंग की अहमियत को वाज़ह करती है। हाथी अपनी पेचीदा माशरती ज़िंदगी में दूसरे हाथियों को मुखातिब करने के लिए वोकल लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल तक रिसर्चर्स वाज़ह तौर पर ये नहीं जान सके कि आया मुख्तलिफ हाथी एक दूसरे हाथी को पुकारने के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी हाथी पुकारे जाने वाले हाथी का एक ही नाम से पुकारते हैं। रिसर्चर्स ये भी तय नहीं कर सके कि हाथियों की जानिब से लगाई जाने वाली आवाज़ों के कौन से हिस्से बतौर नाम इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि हाथियों की आवाज़ों में और भी बहुत से पहलू और सिग्नल मौजूद थे, जिनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र पहलू ये है कि आवाज़ लगाने वाला कौन है, इसकी उम्र और जेंडर क्या है और वो आवाज़ लगाते हुए क्या महसूस कर रहा है। इस रिसर्च के हवाले से साइंसदानों का कहना है कि मुस्तकबिल में वो हाथियों की जानिब से लगाई जाने वाली आवाज़ों में से नामों को अलग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से हाथी को किस नाम से पुकारा जा रहा है। ऐसा करके वो बहुत से सवालों का जवाब जान सकेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।